लेट द फंक्शन एफ मैप्स 1, इन्फिनिटी टू आर। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 से लेके इन्फिनिटी तक और कोडोमेन क्या है, आर है, रियल नंबर सेट है। बी डिफाइंड बाई एक ब्रांच फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी के आकार में एक ब्रांच फंक्शन गिवन है जिसका दो ब्रांच है। एक ब्रांच है सिंपल सा ये एक्सप्रेशन और दूसरा वाला ब्रांच है ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक। अब इसका नेचर बताया कि ये वाला एफ ऑफ टी, ये वाला ब्रांच ऐसे बिहेव करेगा अगर टी का वैल्यू 2n-1 है, मतलब टी एक ऑड नंबर होना चाहिए, एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। टी अगर एक ऑड नेचुरल नंबर है तो हमारा एफ ऑफ टी इस तरीके से बिहेव करेगा, ये वाला एक्सप्रेशन के जरिए बिहेव करेगा। और अगर टी का वैल्यू दोनों ऑड नंबर्स के बीच में है, 2n-1 और 2n+1 के बीच में है, तो टी ऐसे बिहेव करेगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफ ऑफ टी को डिफाइन करने के लिए जो सेकंड ब्रांच गिवन है, उस सेकंड ब्रांच में भी रिकरेंस के लिए एफ को ही यूज किया है। मतलब ये जो एफ ऑफ 2n-1 और एफ ऑफ 2n+1 यहाँ पे गिवन है, इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको पहला वाला ब्रांच यूज करना पड़ेगा। मतलब एक फंक्शन गिवन है जिसका दो ब्रांच गिवन है, फर्स्ट ब्रांच इज इंडिपेंडेंट बट सेकंड ब्रांच इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट ब्रांच। ओके, तो इसको लेके बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या बताया है। आगे बताया डिफाइन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो इस एफ ऑफ टी फंक्शन के जरिए डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ टी को अगर आप 1 से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करो, तो जहां पे एक्स का डोमेन भी दिया है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से लेके आप किसी भी नंबर तक एफ ऑफ टी को अगर इंटीग्रेट करो तो वो जो फंक्शन निकल के आएगा वो जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, let alpha denotes the number of solution of the equation g of x equals to 0। मतलब यहां से जो g of x निकल के आएगा, अगर उससे आप एक इक्वेशन बनाओ g of x equals to 0, तो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जो जितना भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वो उसका नंबर होगा अल्फा इन द इंटरवल 1 से लेके 8 तक। यहां पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, टाइपिंग मिस्टेक। तो 1 ओपन इंटरवल 1 और क्लोज इंटरवल 8 के बीच में आपको g ऑफ x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। g ऑफ x इक्वल्स टू 0 को आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 1 से लेके 8 तक सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन डिफाइन किया है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन g ऑफ x वाला, g ऑफ x इक्वल्स टू 0 वाला जो इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है सिर्फ 1 से लेके 8 तक, उसके बाद नहीं करना है। और यहाँ पे बीटा नाम का कोई एक रियल नंबर गिवन है जो आएगा इस लिमिट से, जिस लिमिट में फिर से g ऑफ x है। मतलब यहाँ पे पहले तो आपका काम होगा f ऑफ t का जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करना। f ऑफ t का एक्सप्रेशन अगर फाइंड आउट हो गया तो आपको g ऑफ x निकालना है। अगर g ऑफ x आपका निकल गया तो g ऑफ x को 1 से लेके 8 तक सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखना है कि कितना रूट्स आ रहा है, वो रूट का नंबर होगा अल्फा। और अगर g ऑफ x निकल गया तो g ऑफ x के जरिए आपको ये लिमिट निकालना है, तो उस लिमिट से आएगा बीटा। ठीक है, और अल्फा और बीटा अगर निकल गया तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद मतलब इतना सब कुछ करने के बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्या है कि आपको अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं कि क्या क्या गिवन है। पहले जो गिवन था एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी का मैंने बताया कि दोनों ब्रांच गिवन है, -1 टू दी पावर n+1 इंटू 2, ये पहला वाला ब्रांच है। ये कब होने वाला है, जब t का वैल्यू 2n-1 टाइप का ऑड इंटीजर है। यहाँ पे देखना है कि t का वैल्यू जब 2n-1 है तो -1 के पावर में n+1 आ रहा है। ये जो सर्कल किया हुआ पार्ट है ये काम में आएगा। मतलब मान लो कि अगर कहीं पे भी हमें कोई पूछता है कि अगर कहीं पे हमें कोई पूछता है कि f ऑफ 3 कितना होगा, तो f ऑफ 3 बताने के लिए हमें पता है कि -1 के पावर में कुछ तो हम लिखने जा रहे हैं और इंटू 2 रहेगा। तो आपको ये देखना होगा कि 3 जो नंबर है वो ऑड नंबर है, लेकिन 3 को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, जो t का फॉर्मेट गिवन है। t का कौन सा फॉर्मेट गिवन है क्वेश्चन में, 2n-1 का फॉर्मेट गिवन है। तो 3 को बेसिकली हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 -1, नहीं 2 इंटू 2 -1। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 2, तो यहाँ पे -1 के पावर में हम क्या लिखेंगे, 2+1 लिखेंगे। ठीक है, ये आगे f ऑफ 3। अगर कोई हमें पूछ रहा है कि f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 के लिए हम क्या करेंगे, -1 टू दी पावर समथिंग इंटू 2 रहेगा। अब
ये सोचना पड़ेगा कि 1 को हम 2 इंटू एन माइनस वन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू वन माइनस वन। तो यहाँ पे -1 के पावर में हम क्या लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँ यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन तो ये गिवन है। अब दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, एफ ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन गिवन है दूसरा वाला, वो क्या है, 2n + 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n - 1। एफ ऑफ 2n - 1 मतलब t का वैल्यू जब 2n - 1 होगा तब f का एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपको लिखना है। अब t का वैल्यू जब 2n - 1 है तब f का एक्सप्रेशन तो फर्स्ट ब्रांच में गिवन था, तो वहां से हम लिख रहे हैं -1n + 1 इंटू 2, ठीक है। प्लस आगे क्या गिवन है, t माइनस ऑफ 2n - 1 बाई 2 इंटू t माइनस ऑफ 2n - 1 बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n + 1। अब एफ ऑफ 2n + 1 का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2n + 1 का मतलब है कि वहां पे t का वैल्यू 2n + 1 गिवन है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है कि t का वैल्यू अगर 2n + 1 गिवन है तो 2n + 1 को हम कैसे सोच सकते हैं। 2n + 1 को बेसिकली हम लिख सकते हैं 2 इंटू n + 1, यहाँ पे आ गया 2n + 2। अब इसको 2n + 1 बनाने के लिए यहाँ से -1 करना पड़ेगा, मतलब t का जो वैल्यू गिवन है वहां पे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, n + 1। तो यहाँ पे हम -1, ये जो पहला वाला ब्रांच को जब हम एक्सप्रेशन की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे हम -1 के पावर में लिखेंगे n + 1 + 1 इंटू 2 तो साइड में रहेगा जो फर्स्ट ब्रांच में गिवन था। फर्स्ट ब्रांच में क्या था, -1n + 1 और साइड में अलग से मल्टीप्लाई था 2, तो हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। -1n + 1 हम ले लेते हैं कॉमन, -1n + 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2n + 1 माइनस टी, और यहाँ से यहाँ पे एक -1 रह जाएगा। तो इस -1 से जब इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे बचेगा -t और माइनस माइनस में +2n - 1। तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो रहा है, -t और यहाँ पे 2n + 2n 4n, मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, -1n + 1 इंटू क्या आ रहा है 4n - 2t, 4n - 2t। ये आ गया हमारा सेकेंड ब्रांच। ओके, तो सिंपल वे में बताए तो हम लोगों के पास एफ ऑफ टी का दो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। एक आ रहा है -1n + 1 इंटू 2, जब सिंपली ऑड नंबर गिवन है एकदम, अगर इनपुट ऑड गिवन है तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर इनपुट दोनों ऑड के बीच में है, दोनों ऑड नेचुरल नंबर के बीच में है, तब हम सेकंड वाला ब्रांच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, -1n + 1 4n - 2t। ठीक है, ये आ गया हमारा एफ ऑफ टी। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी का दो एक्सप्रेशन आ गया। एक आ गया -1n + 1 इंटू -1n + 1 इंटू 2, जब t का वैल्यू 2n - 1, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, -1n + 1 इंटू 4n - 2t। ये बहुत काम का है। ये कब है, जब t दोनों ऑड नंबर के बीच में होगा। तो इस फंक्शन को यूज करके हमें निकालना है g ऑफ x के बारे में। g ऑफ x क्या गिवन था, क्वेश्चन में g ऑफ x गिवन था कि ये एक इंटीग्रेशन है जो 1 से लेके x तक है, f ऑफ t dt। अब इंटीग्रेशन के बारे में बताए तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट गिवन रहता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है t, तो इंटीग्रेशन का जो डोमेन मतलब लिमिट रहता है, वो डोमेन किसको डिफाइन करता है, t का वैल्यू को डिफाइन करता है ना। मतलब 1 से लेके x तक f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन कर रहा है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे t का वैल्यू 1 से लेके x तक है। अब क्वेश्चन में और गिवन है कि x का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइन कर सकते हो इसको, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक सोचने का जरूरत है नहीं। हमें बस इतना सोचना है कि 1 से लेके 8 तक g ऑफ x का एक्सप्रेशन किस वक्त कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सोचना है कि ये जो x का वैल्यू है, ये x वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप कोई कांस्टेंट नंबर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हो। मतलब एक g ऑफ x एक फंक्शन है और उस फंक्शनल एक्सप्रेशन में यहाँ पे x है, तो ऐसा नहीं है कि आप
1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 7, 7 से लेके 9, ऐसे सोचो। ऐसे सोचने पर ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट जनरेट करेगा। लेकिन आपको फंक्शनल एक्सप्रेशन ढूंढना है, क्योंकि जी ऑफ एक्स के बारे में क्या बताया कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सोचना है कि ये x को हम कैसे लिखें ताकि इसका इंटीग्रेशन हो पाए। एफ ऑफ टी कंप्लीटली डिपेंडेंट है, एफ ऑफ टी में जो इनपुट है t, वो t, उस t के ऊपर एफ ऑफ टी डिपेंडेंट है। कैसे, अगर t का वैल्यू ऑड नंबर है तो एफ ऑफ टी एक रिजल्ट देगा, ये वाला रिजल्ट। अगर t का वैल्यू दोनों ऑड नंबर के बीच में है तो एफ ऑफ टी ऐसे रिजल्ट देगा। तो हम ये जो x है, इस x का बहुत सा केस बना सकते हैं कि x का फर्स्ट केस जो होगा, जो वेरिएबल नंबर, वो 1 से लेके 3 के बीच में आएगा। मतलब x अगर 1 से लेके 3 के बीच में है तो आप इंटीग्रेट करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर x का वैल्यू 1 से लेके स्टार्ट करके 5 के बीच में रहा तब एक g ऑफ x निकल के आएगा। यहाँ पे एक g ऑफ x निकल के आएगा, यहाँ पे दूसरा कोई g ऑफ x निकल के आएगा। अगर 1 से लेके 7 तक रहा तो भी आप इंटीग्रेट करके g ऑफ x का और एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। और अगर 1 से लेके 9 तक हम नहीं लिख पाएंगे, हम यहाँ पे मैक्सिमम 8 तक ही लिख पाएंगे, क्योंकि हमें g ऑफ x को सॉल्व करना है 1 से लेके 8 तक, हम 9 तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें g ऑफ x का यहाँ से तो क्लियरली पता चल रहा है कि g ऑफ x का 4 एक्सप्रेशन निकलने वाला है। जब हम x का, ये जो x वेरिएबल है, ये वेरिएबल कहीं तक भी जा सकता है। ये वेरिएबल जब 1 से लेके 3 के बीच में घूम रहा होगा तब g ऑफ x का कोई एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। जब ये x वेरिएबल 1 से लेके 5 के बीच में घूम रहा होगा, रन कर रहा होगा, तब g ऑफ x का दूसरा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। जब x वाला जो वेरिएबल है वो 1 से लेके 7 तक रन कर रहा होगा तब g ऑफ x का दूसरा वेरिएबल निकल के आएगा, और एक वेरिएबल और एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। और फाइनली जब लास्ट मतलब यहाँ पे जिस डोमेन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उस डोमेन का लास्ट पोर्शन जो होगा 1 से लेके 8 तक जब x रन कर रहा होगा तब g ऑफ x का और एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब इन्हीं एक्सप्रेशन को ही हमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं, कैसे ढूंढना है। पहले हम लिखेंगे, अगर ये वाला केस ले लेते हैं 1 से लेके x 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके हम यहाँ पे x ही लिखेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। अगर 3 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये जो इंटीग्रेशन होगा उस इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। लेकिन g ऑफ x एक फंक्शन है, तो इसको फंक्शन बनाए रखने के लिए हम x ही लिखेंगे ताकि ये फंक्शनल एक्सप्रेशन बने। ओके, तो 1 से लेके x तक f ऑफ t dt, ठीक है। अब सोचो 1 से लेके x तक, जहां पे x 3 तक रन कर सकता है मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे जो t का वैल्यू है, t का वैल्यू भी 1 से लेके x तक ही था, तो t का वैल्यू दोनों ऑड नंबर 1 और 3 के बीच में आ रहा है। t का वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रहा है, तो देखो t का वैल्यू अगर 1 और 3 के बीच में आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं t का वैल्यू अगर 1 से लेके 3 के बीच में आ रहा है तब हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे f ऑफ t के जगह पे इंटीग्रेट करते वक्त। देखो 1 को आप कैसे लिख सकते हो, ऑड नंबर के लिए 2 इंटू 1 माइनस 1 लेस देन टी, और 3 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस 1। मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि जब हम 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तब वहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 1 है, ठीक है, n का वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके x तक, f ऑफ t के जगह में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी के जगह पे हम ये वाला दूसरा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन जब यूज करेंगे यहाँ पे -1 के पावर में n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 1 + 1, और उसके बगल में क्या था, 4n माइनस 2t, उसके बगल में क्या था, 4n माइनस 2t, 4 इंटू 1, n का वैल्यू 1 है, -2t, 4 - 2t dt। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, -1 टू दी पावर 2 ये हो जाएगा +1। सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1 से लेके x तक 4 - 2t dt, ठीक है, 4 - 2t dt। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 - 2t dt, तो 4 का इंटीग्रेशन होगा 4t, -2t का इंटीग्रेशन होगा t²। लिमिट आएगा यहाँ पे 1 से लेके x तक, अगर x अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आ रहा है, 4x - x², और -1 रखेंगे तो 4 - 1 ये आ जाएगा -3। माइनस कॉमन लेने पे ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, x² - 4x + 3। इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x - 1 एक आएगा और एक x - 3 आएगा। मतलब g ऑफ x का जो एक्सप्रेशन है, जब x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक रन कर रहा है तब g ऑफ x का एक्सप्रेशन क्या आ गया, g ऑफ x का एक्सप्रेशन आ गया -1 इंटू x - 1 इंटू x - 3। तो चलो इसको नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास फाइनली
जी ऑफ एक्स का एक एक्सप्रेशन आया, कौन सा एक्सप्रेशन आया, कैसा एक्सप्रेशन आया, जी ऑफ एक्स का एक एक्सप्रेशन आया माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। ये किस वक्त आया, जब x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, ठीक है, x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तब हमारे पास g ऑफ x का ये वाला एक्सप्रेशन आया। अब हम दूसरा एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, कब, जब x 1 से लेके 3 तक नहीं, 1 से लेके 5 तक रन कर रहा होगा, ठीक है। तो 1 से लेके जब 5 तक रन कर रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला हटाओ। तो यहाँ पे t का जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक है, यहाँ पे t का जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक है। यहाँ पे आपको सोचना है कि t का किस तरीके के वैल्यू के लिए एफ ऑफ टी डिफाइंड था, जब t कंजिक्यूटिव दो ऑड नंबर के बीच में था, 2n-1 और 2n+1, ये दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर था, लेकिन 1 और 5 ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है। तो आप इस डोमेन के लिए एफ ऑफ टी का कोई ब्रांच लिख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आपको डोमेन सेपरेट करना पड़ेगा, एक 1 से लेके 3 तक एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और दूसरा 3 से लेके 5 तक एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक जब आप एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो हम फिर से यही देखेंगे कि 1 से लेके 3 तक का क्या क्या बात था। 1 से लेके जब 3 तक था तब वहाँ पे n का वैल्यू क्या था, 1 था। अब 3 से लेके 5 तक जब हम t का वैल्यू लिख रहे हैं, तो वहाँ पे 3 से लेके 5 तक तो हम नहीं लिख सकते, हमने डिफाइन किया हुआ है कि x 5 तक है, हमने बताया था कि x को वेरिएबल फॉर्मेट में लिखना है। तो ये लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन का पोर्शन होगा वहाँ पे हम x लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये वेरिएबल बना रहे। अब 3 से लेके 5 तक जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2-1 और 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2+1। तो इस वाले ब्रांच को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो इसी ब्रांच से आएगा, लेकिन वहाँ पे n का वैल्यू 1 रखने पे आएगा, -1 टू दी पावर 1+1, मतलब ये +1 होगा, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो सिंपली ये क्या आएगा, 4-2t, 4 ये सिंपली क्या आएगा, 4-2t। इसका इंटीग्रेशन होगा 1 से लेके 3 तक dt, ओके। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 से लेके x तक, जो x 5 तक रन कर रहा है, मतलब आप 3 से लेके 5 तक का बात सोचो कि t का वैल्यू 3 से लेके 5 तक होगा, तो n का वैल्यू 2 आ रहा है, -1 टू दी पावर 2+1, मतलब ये सिंपली एक माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पे एक माइनस रहने पे इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, और एफ ऑफ टी का एक्सप्रेशन में क्या आएगा, 4n-2t, 4n-2t, जहाँ पे n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8-2t, 8-2t dt, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों को सेपरेटली, तो क्या आ रहा है, 4-2t का इंटीग्रेशन होगा 4t-t², 4t-t², जहाँ पे 4t-t², 1 से लेके 3 तक, और यहाँ पे 8-2t का इंटीग्रेशन आ रहा है 8t-2t, 8t-2t का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, t²। इसका लिमिट आएगा 3 से लेके x तक, ठीक है। तो चलो ओके, 3 से लेके x तक। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 12-3, 12-9 3, और -1 रखेंगे तो 4-1, ये भी 3 आ रहा है, 3-3 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस यहाँ पे x रखेंगे तो क्या आ रहा है, 8x -x², और -3 रखने पे क्या आ रहा है, 24-9। तो 3-3 कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस बाहर है, इस माइनस को अंदर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये सिंपली हो जाएगा x² -8x, और यहाँ पे है, यहाँ पे 24-9 -15, ये हो जाएगा +15। तो इसको फैक्टराइज करने पे आएगा x -3 इंटू x -5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को g ऑफ x का दूसरा एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है, वो क्या है कि देखो, g ऑफ x का दूसरा एक्सप्रेशन, अगर x 1 से लेके 5 तक है, तब दूसरा एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है कि x -3 इंटू x -5, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने दो इंटीग्रेशन कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न नजर आना चाहिए
कि 1 से लेके 3 तक जब आपने इंटीग्रेट किया तब यहाँ पे g ऑफ x का जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो था माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और 1 से लेके 5 तक जब आपने इंटीग्रेट किया तब यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है और हमें पता चल रहा है कि जो इंटरवल का एंड पॉइंट्स है उन्हीं से फैक्टर्स बन रहा है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी है कि पहला वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें माइनस था, दूसरा वाले में प्लस आया। तो अगला जो होगा मतलब जब हम 1 से लेके 1 लेस देन x लेस देन 7 इस डोमेन पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तब g ऑफ x का तीसरा ब्रांच निकल के आएगा। वो क्या होगा? वो होगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7, और सामने एक माइनस रहेगा, माइनस प्लस का पैटर्न मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा 1 लेस देन x लेस देन अगर 9 इस ब्रांच में अगर हम इंटीग्रेट करें तो वहां पे क्या आएगा? इस ब्रांच में अगर हम इंटीग्रेट करें तब वहां पे एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 9, और इसमें प्लस रहेगा। अब यहाँ पे बोलने का बात यह है कि हमें तो सॉल्व करना था सिर्फ 8 तक, तो हम 9 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर ऐसे तो फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं किया होता है ना, हमने इंटीग्रेशन ऐसे ही किया, इस डोमेन में किया, एक बार इस डोमेन में इंटीग्रेट किया, दूसरा बार इस डोमेन में इंटीग्रेट किया, और तीसरा बार इस डोमेन में इंटीग्रेट किया, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता कि आप 1 से लेके 3 तक एक फंक्शनल एक्सप्रेशन दे रहे हो और 1 से लेके 5 तक फिर दूसरा फंक्शनल एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो अब कोई भी इस फंक्शन को देखेगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि 1 से लेके 3 तक एक बार ये एक्सप्रेशन है, दूसरा बार ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव में ये थोड़ा सही लग सकता है, लेकिन ये लिखने के लिए सही नहीं है। लॉजिकली देखो तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 1 से लेके 3 तक एक ब्रांच है, फिर 1 से लेके 5 तक भी दूसरा ब्रांच है, तो 1 से लेके 3 तक दो ब्रांच डिफाइन हुआ, एक एक्सप्रेशन ये, दूसरा एक्सप्रेशन ये। तो हम किसको 1 से लेके 3 तक कौन सा एक्सप्रेशन को माने, या फिर 1 से लेके 3 तक तो ये सब भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ब्रांच को स्पेसिफिक मेंशन करना होगा। यहाँ पे 1 से लेके 3 ये सही है, 1 लेस देन x लेस देन 3। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि 1 से लेके 3 तक वो वाला ब्रांच हो गया। अगर आप इसके आगे वाले स्लाइड में देखो कि यहाँ पे जब 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट हो रहा था वो 0 हो रहा था, ठीक है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप दूसरा वाला ब्रांच को पकड़ के भी अगर आगे जाओ तो भी वहां पे 1 से लेके 3 तक 0 ही आ रहा था, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते। 1 से लेके 3 तक पहला वाला ब्रांच डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो हम इस ब्रांच को डिफाइन करेंगे, लेकिन ये डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कहां तक? 3 से स्टार्ट करके 5 के आगे तक। तीसरा वाला ब्रांच को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 5 से स्टार्ट करके 7 के आगे तक, और लास्ट वाला जो ब्रांच है उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे 7 से स्टार्ट करके 8 तक, ठीक है। ये ब्रांचिंग, ये डेफिनेशन अब सही हो गया कि g ऑफ x एक फंक्शन है। सिंपली हमें g ऑफ x का एक फंक्शन मिल गया जिस फंक्शन का ये चारों एक्सप्रेशन हो सकता है, और ये होगा उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। कौन सा डोमेन में कौन सा एक्सप्रेशन होगा, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि 1 से लेके 8 तक g ऑफ x को सॉल्व करके g ऑफ x इक्वल्स टू 0 का जितना रूट्स मिलेगा उस नंबर ऑफ रूट्स को हम क्या बता रहे थे? अल्फा बता रहे थे, है ना, नंबर ऑफ रूट्स अल्फा। अब देखो 1 से लेके 8 तक आपको कितना सॉल्यूशन मिलता है, 1 से लेके नहीं, 1 के बाद से लेके 8 तक आपको कितना सॉल्यूशन मिलता है। 1 डोमेन में नहीं है, 1 डोमेन में शुरू से ही नहीं था, तो यहां से अगर इस एक्सप्रेशन को आप 0 करो तो यहाँ पे आपको 1 और 3 मिल रहा है, लेकिन 1 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1 डोमेन में नहीं था, 3। और यहां से आपको 3 और 5 मिल रहा है, तो 3 तो पहले ही मिल चुका है, तो उसको फिर से काउंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ 5, और यहाँ से क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, और यहाँ से भी 7 और 9 मिल रहा है, तो 7 पहले ही काउंट हो चुका है और 9 डोमेन में नहीं है। तो g ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये वाला इक्वेशन से हमें x का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है? एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, और एक 7, मतलब 3 वैल्यू मिल रहा है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 3। पहले वाले स्लाइड में जाते हैं, वहां पे एक बीटा डिफाइन किया हुआ था। बीटा क्या था? बीटा था लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ x बाई x माइनस 1। बीटा क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ x बाई x माइनस 1। अब बीटा कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस ही होना चाहिए, x टेंड्स टू 1 माइनस पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। g ऑफ x का कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। g ऑफ x डिफाइन है 1 के बाद से लेके, ठीक है। तो g ऑफ x बाई x माइनस 1। अब 1 x जब 1 से 1 x टेंड्स टू जब 1 प्लस है, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा है,
तो x इस डोमेन में है, तो इस डोमेन में g ऑफ x का फंक्शनल एक्सप्रेशन क्या था, x माइनस वन इंटू माइनस ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, x टेंस टू वन प्लस माइनस ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस वन। तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे x का वैल्यू वन रखेंगे तो माइनस टू माइनस माइनस ऑफ प्लस टू, मतलब बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, सिंपल वे में यही था, ये लिमिट था हमारा बीटा, तो बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 2, अल्फा का वैल्यू था 3 एंड बीटा का वैल्यू आया 2। तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था, 3 प्लस 2 कितना आ रहा है 5। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर यहाँ पे हमने जो स्किप किया, ये जो दोनों ब्रांच हमने लिखा था, ये ब्रांच अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप सेम तरीके से इसको भी इंटीग्रेट करके देख सकते हो। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और टाइम लग जाएगा, लेकिन ये अगर पैटर्न आपको दिख गया तो बहुत अच्छा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। एडवांस का प्रॉब्लम है, टाइम तो वैसे ही लगेगा, और हमने एक्सप्लेन किया बारीकी से इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप जब प्रॉब्लम खुद से बनाओगे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप थोड़ा सोचोगे, इतना ज़्यादा लिखोगे नहीं, सोच के सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2024 में मैंने जितना भी क्वेश्चंस देखा उन सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा था कि यहाँ पे बहुत कुछ खिचड़ी पका हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, जहाँ पे बहुत सोचने का काम था और कैलकुलेशन करने का भी काम था, बहुत माइन्यूटली सोचने का काम था, ठीक है। इंटीग्रेशन था, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन यही तक, जेई एडवांस का एक पीवाईक्यू इस वीडियो में सॉल्व हुआ। आगे चल के और एक वीडियो में हम जेई एडवांस का और एक धमाकेदार पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आपका जेई एडवांस सामने ही है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा।